क्या हो अगर आप इस दुनिया के किसी भी इंसान को समझ पाते, किसी को भी, टोक्यो में एक टूरिस्ट को, अंटार्कटिका में एक वैज्ञानिक को, या अमेजन के जंगल में किसी कबीले के मुखिया को। सुनने में किसी सपने की दुनिया जैसा लगता है ना? एक ऐसी दुनिया जहां कोई गलत फहमी न हो, अनुवाद की वजह से होने वाले झगड़े न हो और भाषा की कोई दीवार न हो। लेकिन हर सपने का एक दूसरा अंधेरा पहलू भी होता है। आज हम एक बड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक ऐसी दुनिया के 50 नतीजों को समझेंगे जहां सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं। इसमें कुछ साफ दिखने वाले फायदे होंगे, तो कुछ बिल्कुल अनजाने और डरावने नुकसान भी। अंत तक जरूर देखिएगा और आप समझ जाएंगे कि बैबल के मीनार की कहानी शायद कोई श्राप नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा वरदान थी। और जब तक हम शुरू करते हैं, कमेंट्स में लिखकर बताइए कि अगर आपको चुनना हो तो आप दुनिया की एक भाषा के तौर पर किसे चुनेंगे। आपके जवाब देखने में मजा आएगा। एक भाषा का विचार उतना ही पुराना है जितनी कि ये दुनिया। ज्यादातर धर्मों और पौराणिक कथाओं में एक ऐसे समय का जिक्र है जब सारी इंसानियत एक थी और सबकी बोली भी एक थी। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है बाइबल के मीनार की कहानी। एक ही भाषा बोलने वाले लोगों ने स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक मीनार बनाने का फैसला किया, जिससे भगवान गुस्सा हो गए। उन्होंने उनकी भाषाएं अलग अलग कर दी। लोग एक दूसरे को समझना बंद कर दिए और वो विशाल निर्माण रुक गया। लेकिन आपसी समझ का यह सपना कहीं नहीं गया। 19वीं सदी के अंत में कुछ कृत्रिम भाषाएं बनाई गई, जिनमें सबसे मशहूर हुई एस्पेरांतो। इसे बनाने वाले लुडविग जामेनहोफ का मानना था कि एक साझा भाषा युद्धों और झगड़ों को खत्म करने में मदद करेगी। हालांकि न तो एस्पेरांतो और न ही इस जैसे दूसरे प्रोजेक्ट कभी सच में लोकप्रिय हो पाए। आज अंतर्राष्ट्रीय बातचीत की भाषा का काम अंग्रेजी करती है, लेकिन ये धरती की ज्यादातर आबादी की मातृभाषा नहीं है। लेकिन हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हम कल्पना करेंगे कि धरती के पूरे 8 अरब लोग पैदाइश से ही एक ही भाषा बोलते हैं। तो फिर क्या होगा? चलिए पता लगाते हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है सफर के दौरान किसी भी बात को तुरंत समझ लेना। जरा सोचिए, अब आप वो लाचार टूरिस्ट नहीं है जो मेन्यू या नक्शे पर उंगली रखकर इशारों में अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। आप किसी भी देश में जाइए, किसी भी शहर में या किसी दूर दराज के गांव में, और वहां के लोगों से ठीक वैसे ही खुलकर बात कर सकते हैं जैसे अपने किसी पड़ोसी से करते हैं। आप सिर्फ रास्ता ही नहीं पूछ सकते, बल्कि बेंच पर बैठे किसी बुजुर्ग से उसकी जिंदगी की कहानी सुन सकते हैं। बाजार में किसी दुकानदार से सामान की क्वालिटी पर बहस कर सकते हैं, या सड़क पर गाने वाले किसी कलाकार का मजाक समझकर मुस्कुरा सकते हैं। यह सिर्फ एक सहूलियत नहीं है, बल्कि अपने और पराये के बीच की दीवार का पूरी तरह से मिट जाना है। आपका घूमना फिरना सिर्फ मशहूर जगह देखने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह लोगों से गहरे जुड़ाव का, एक दूसरी जिंदगी में सचमुच डूब जाने का अनुभव बन जाता है। एक ऐसी जिंदगी जो अचानक आपको जानी पहचानी और अपनी सी लगने लगती है। लेकिन इस अच्छाई की एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसका सबसे पहला नुकसान है संस्कृतियों का मिट जाना। भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं, बल्कि एक जीता जागता संग्रहालय है, किसी भी समाज की आत्मा का खजाना है। हर भाषा के व्याकरण, मुहावरों और कहावतों में हजारों साल का इतिहास और दुनिया को देखने का एक अनोखा नजरिया समाया होता है। जब कोई भाषा मरती है, तो उसके साथ जुड़ी हर चीज भी खत्म हो जाती है। वो लोक कथाएं, गीत और कहानियां से भी गायब हो जाएंगी, जो पीढ़ियों से जुबानी सुनाई जाती रही है। हम सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया खो देंगे। इंसानियत के एक ऐसे विशाल सुपरमार्केट में बदलने का खतरा है, जहां हर शेल्फ पर एक जैसा ही सामान रखा हो। हाँ, ये सच है कि सब कुछ समझना आसान और सुलभ हो जाएगा, लेकिन ये दुनिया बेहद उबाऊ, नीरस और एक जैसी हो जाएगी। एक ऐसी दुनिया जिसमें उसकी सबसे बड़ी खूबी यानी विविधता होगी ही नहीं। चलिए अब सकारात्मक पहलू पर आते हैं। तीसरा फायदा है
वैज्ञानिक प्रगति में जबरदस्त तेजी। आज विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय तो है, पर अभी भी भाषाओं की सीमाओं में बंधा हुआ है। वैज्ञानिकों को विदेशी लेखों, किताबों और रिपोर्टों का अनुवाद करने में अपना कीमती समय और संसाधन खर्च करना पड़ता है। हमेशा गलत व्याख्या या महत्वपूर्ण जानकारी मिलने में देरी का खतरा बना रहता है। एक ही भाषा की दुनिया में यह समस्या खत्म हो जाएगी। कल्पना कीजिए, भारत का एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी एक क्रांतिकारी लेख प्रकाशित करता है और उसी पल सर्न, नासा और टोक्यो विश्वविद्यालय में बैठे उसके साथी उसे पढ़ते और समझते हैं। पूरी दुनिया में तुरंत एक साथ मंथन शुरू हो जाता है। नई खोजें सालों में नहीं, बल्कि महीनों या शायद हफ्तों में होने लगेंगी। बीमारियों के इलाज, ऊर्जा के नए स्रोत, अंतरिक्ष की खोज, ये सब कुछ बहुत तेजी से हकीकत बन जाएगा। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अनोखी अवधारणाओं के गायब होने से हमारी सोच का दायरा सिमट जाता है। कई भाषाओं में ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई सीधा अनुवाद नहीं होता और जो खास सांस्कृतिक या दार्शनिक अवधारणाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, पुर्तगाली शब्द सोदाद का मतलब है गुजरे हुए वक्त के लिए एक मीठा सा दर्द और याद, या फिर जर्मन शब्द शादनफ्रॉयडर, जिसका अर्थ है किसी दूसरे की असफलता पर मिलने वाली खुशी। जापानी शब्द वाबी साबिक का अर्थ है अधूरी या अपूर्ण चीजों में भी सुंदरता ढूंढ लेना। ये शब्द सिर्फ लेबल या नाम नहीं है, बल्कि ये सोचने के औजार है जो हमें भावनाओं और घटनाओं की बारीक से बारीक परतों को समझने में मदद करते हैं। अगर एक ही औसत दर्जे की भाषा बन जाए, तो ऐसी असुविधाजनक अवधारणाओं के लिए शायद कोई जगह ही न बचे। इससे हमारी अंदर की दुनिया, हमारी भावनाओं का इंद्रधनुष फीका पड़ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी चित्रकार से उसके आधे रंग छीन लिए जाए। पांचवां और सबसे बड़ा फायदा है शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली क्रांति। कल्पना कीजिए, कोई भी इंसान जिसके पास इंटरनेट है, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों से सीख सकता है। अफ्रीका के किसी छोटे से गांव में बैठा एक स्टूडेंट कैम्ब्रिज के नोबेल पुरस्कार विजेता का लेक्चर लाइव सुन सकेगा। साइबेरिया का कोई स्कूली बच्चा ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर की वर्चुअल बायोलॉजी क्लास में शामिल हो सकेगा। दुनिया की सारी किताबें, वैज्ञानिक शोध और एजुकेशनल कोर्स सभी के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इससे पूरी दुनिया में ज्ञान के स्तर में एक अभूतपूर्व उछाल आएगा। दुनिया के सबसे गरीब और दूर दराज के कोनों से आने वाले प्रतिभाशाली लोगों को भी अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा, जिसका फायदा पूरी इंसानियत को होगा। तब शिक्षा ही समाज में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा और सच्चा जरिया बन जाएगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा संज्ञानात्मक जाल है। छठा बिंदु है सोच का एकीकरण। भाषाई सापेक्षता की परिकल्पना यह कहती है कि किसी भाषा की संरचना इस बात पर असर डालती है कि हम कैसे सोचते हैं और दुनिया को किस तरह देखते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ भाषाओं में भविष्य और वर्तमान काल के बीच कोई साफ बंटवारा नहीं होता, और हो सकता है कि इन भाषाओं को बोलने वाले लोग समय की अवधारणा को हमसे अलग तरह से महसूस करते हों। वहीं दूसरी भाषाओं में बर्फ या बारिश के लिए कई अलग अलग शब्द होते हैं, जिस वजह से उनके बोलने वाले इन प्राकृतिक घटनाओं पर ज्यादा बारीकी से ध्यान देते हैं। एक अकेली भाषा हम सब पर एक ही संज्ञानात्मक मॉडल थोप देगी, यानी विचारों को व्यवस्थित करने का बस एक ही तरीका। हम सब एक जैसा सोचने लगेंगे, जिससे रचनात्मकता में कमी आ सकती है। हम लीक से हटकर समाधान खोजने की क्षमता खो सकते हैं, और अंत में यह बौद्धिक ठहराव का कारण बन सकता है। सातवां फायदा है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का आसान हो जाना। इतिहास में कितने युद्ध और संघर्ष किसी समझौते में हुए गलत अनुवाद या दोहरे अर्थ वाले शब्दों की वजह से शुरू हुए हैं। 1945 के मशहूर पोट्सडैम घोषणा पत्र को ही याद कीजिए, जहां जापानी प्रधानमंत्री ने मोकुसात्सु शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा भी हो सकता है, और मैं इसे नफरत के साथ नजरअंदाज करता हूं भी। अमेरिका ने इसका दूसरा मतलब निकाला, और इसी वजह से परमाणु बमबारी की घटना और करीब आ गई।
अगर पूरी दुनिया में एक ही भाषा होती तो ऐसी दुखद गलतफहमियों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। बातचीत ज्यादा ईमानदार और पारदर्शी हो जाएगी। कूटनीतिज बिना किसी अनुवादक के सीधे एक दूसरे से बात कर पाएंगे, जिससे आपसी भरोसा बढ़ेगा और किसी समझौते तक पहुंचना भी तेज हो जाएगा। शायद तब यह दुनिया एक ऐसी जगह होती जहां बहुत कम युद्ध होते, लेकिन इस तरक्की की कीमत नौकरियों से चुकानी होगी। 8वां बिंदु है पूरे के पूरे पेशों का खत्म हो जाना। अनुवादक, चाहे वे लिखित हों या मौखिक, दुभाषीय, गाइड, लोकलाइजेशन विशेषज्ञ, विदेशी भाषाएं सिखाने वाले शिक्षक और भाषा विज्ञानी, ये सभी बेरोजगार हो जाएंगे। हम दुनिया भर के लाखों हुनरमंद विशेषज्ञों की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अचानक खत्म हो जाने का आर्थिक झटका जबरदस्त होगा। बेशक समय के साथ ये लोग कोई और काम ढूंढ लेंगे, लेकिन बदलाव का ये दौर बहुत दर्दनाक होगा। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी और लोगों को पूरी तरह से नई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था के स्थायित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका 9वां फायदा होगा एक सचमुच ग्लोबल पॉप कल्चर। अब अपने पसंदीदा सीरियल के डब होने या किसी बेस्ट सेलर किताब के अनुवाद के लिए महीनों या सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसी कोरियन ग्रुप का नया एल्बम, किसी फ्रांसीसी डायरेक्टर की नई फिल्म या किसी ब्राजीलियाई लेखक का नया नोवेल, ये सब रिलीज वाले दिन ही पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध होगा और समझने में भी आसान होगा। इससे एक ऐसा साझा सांस्कृतिक दायरा बनेगा जहां नए विचार और ट्रेंड्स बिजली की तेजी से फैलेंगे। संगीतकारों, डायरेक्टरों और लेखकों को 8 अरब लोगों की ऑडियंस तक सीधी पहुंच मिलेगी। इससे कला और मनोरंजन के क्षेत्र में एक अविश्वसनीय उछाल आ सकता है। रचनात्मकता की सारी सीमाएं हमेशा के लिए मिट जाएंगी, लेकिन इस आम चलन के साथ हम एक और गहरी चीज हमेशा के लिए खो देंगे। 10वीं कमी है भाषाई विनोद का लुप्त हो जाना। विनोद यानी हास्य किसी भी संस्कृति का सबसे जटिल और नाजुक हिस्सा होता है और यह पूरी तरह से भाषा पर निर्भर करता है। शब्दों के खेल, उनमें छिपे इशारे या एक ही शब्द के कई मतलबों से पैदा होने वाला मजा, इन सबका दूसरी भाषा में अनुवाद हो ही नहीं सकता। जरा किसी विदेशी को यह समझाने की कोशिश कीजिए कि किसी खास संस्कृति के चुटकुले या कविताएं क्यों मजेदार लगती है। जब दुनिया में एक ही भाषा होगी तो इंसानी हाजिर जवाबी का यह विशाल खजाना बस खत्म हो जाएगा। हास्य ज्यादा सार्वभौमिक तो हो जाएगा, लेकिन साथ ही ज्यादा सतही और सपाट भी। वह स्थितियों पर आधारित होगा, न कि भाषा के खेल पर। हम बौद्धिक मनोरंजन का एक सबसे शानदार तरीका खो देंगे। 11वां फायदा है व्यापार के लिए जबरदस्त आर्थिक लाभ। जरा सोचिए, आज कंपनियां अलग अलग बाजारों के लिए अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करने में कितना पैसा, वक्त और मैन पावर लगाती है। वेबसाइटों और इंस्ट्रक्शंस का अनुवाद, विज्ञापन बनाना, सॉफ्टवेयर को स्थानीय भाषा में ढालना, अलग अलग भाषाएं जानने वाले कर्मचारियों को नौकरी पर रखना, इन सब पर दुनिया भर में अरबों, शायद खरबों डॉलर खर्च होते हैं। अगर पूरी दुनिया में एक ही भाषा हो तो ये सारे खर्चे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। कोई भी कंपनी एक ही प्रोडक्ट और एक ही विज्ञापन के साथ उसे पूरी दुनिया में एक साथ लॉन्च कर पाएगी। इस बचे हुए पैसे को रिसर्च और डेवलपमेंट में, चीजों के दाम कम करने में या फिर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने में लगाया जा सकता है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त उछाल मिलेगा। लेकिन यहीं पर सबसे मुश्किल और खतरनाक सवाल खड़ा होता है। सवाल एक अकेली विश्व भाषा को चुनने का, जिस पर टकराव होना तय है। पूरी दुनिया की भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी, चीनी या स्पेनिश, या फिर कोई बनाई गई भाषा जैसे एस्पेरांतो? कोई भी चुनाव राजनीतिक होगा। जिस राष्ट्र की भाषा को आधार बनाया जाएगा उसे ऐसी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत मिलेगी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी। दुनिया भर का सारा साहित्य, विज्ञान और मीडिया, सब कुछ उन्हीं की भाषा में होगा। बाकी देशों को अपनी विरासत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। इससे उनमें बेहद अपमान और अन्याय की भावना पैदा होगी। एक आम भाषा को लागू करने की सिर्फ
कोशिश ही दुनिया भर में युद्ध, विरोध प्रदर्शन और अलगाववादी आंदोलनों को जन्म दे सकती है। यह इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भयानक टकराव होगा। तो मान लीजिए हमने एक भाषा चुन ली और उसे पूरी दुनिया में लागू भी कर दिया, तो इसका एक और बहुत बड़ा फायदा होगा, प्रवासन और एकीकरण में अविश्वसनीय आसानी। आज प्रवासियों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है भाषा की दीवार। इसी वजह से उन्हें अच्छी नौकरी खोजने, शिक्षा पाने, दोस्त बनाने और एक नए समाज में घुलने मिलने में मुश्किल होती है। एक ही भाषा वाली दुनिया में ये समस्या खत्म हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जा सकेगा और तुरंत वहां के जीवन का हिस्सा बन सकेगा। इससे आबादी की गतिशीलता में काफी वृद्धि होगी। लोग उन जगहों पर जाएंगे जहां उनके हुनर की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, या फिर उन जगहों पर जहां का मौसम उन्हें बस पसंद हो। इससे मानव संसाधनों का ज्यादा प्रभावी ढंग से वितरण होगा और सांस्कृतिक समृद्धि भी बढ़ेगी। और यहीं पर एक भयानक खतरा छिपा हुआ है। 14वीं बड़ी कमी यह होगी कि इससे पूरी तरह नियंत्रण और प्रचार प्रोपेगेंडा का रास्ता खुल जाएगा। एक भाषा किसी भी तानाशाह का सबसे बड़ा सपना होती है। सोचिए, आम लोगों की राय को बदलना यानी उन्हें मैनिपुलेट करना कितना आसान हो जाएगा अगर सारी खबरें, सारे मीडिया स्रोत और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ही भाषा में होंगे। अन्य भाषाओं में जानकारी के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध ही नहीं होंगे जो कोई दूसरा नजरिया पेश कर सके। ऐसे में एक आधिकारिक सत्य, ऑफिशियल ट्रुथ बनाया जा सकेगा और उसे 8 अरब लोगों तक प्रसारित किया जा सकेगा। केंद्रीकृत सेंसरशिप सर्वशक्तिमान बन जाएगी। किसी भी असहमति या विरोध को शुरू होने से पहले ही कुचला जा सकेगा। यह सीधे तौर पर ऑरवेल की सोच वाली एक ऐसी वैश्विक तानाशाही, ग्लोबल एंटी यूटोपिया की ओर ले जाएगा जहां बिग ब्रदर सचमुच हर किसी पर नजर रखेगा। लेकिन कुछ उज्जवल पहलू भी है। 15वां बिंदु है वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देना। आपातकालीन सेवाओं का काम कहीं ज्यादा असरदार हो जाएगा। कल्पना कीजिए, एक बड़ा भूकंप या सुनामी आ जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय बचाव दलों को अनुवादकों के जरिए तालमेल बिठाने में कीमती घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं। एक ही भाषा की दुनिया में जापान के बचावकर्मी, जर्मनी के डॉक्टर और रूस के इंजीनियर सीधे, तुरंत और बिना किसी गलती के संवाद कर सकेंगे। यही बात महामारियों, वैश्विक आतंकवाद या तकनीकी आपदाओं से निपटने पर भी लागू होती है। मुख्यालय से लेकर जमीनी स्तर तक सभी स्तरों पर पूर्ण आपसी समझदारी हजारों, अगर लाखों नहीं, तो भी जान बचाने में मदद करेगी। मानवता वैश्विक खतरों के प्रति कहीं ज्यादा लचीली और मजबूत बन जाएगी। लेकिन इसका एक और नुकसान है, हम सब थोड़े कम अक्लमंद हो सकते हैं। 16वां नकारात्मक पहलू या माइनस है बहुभाषावाद, बाइलिंगुअलिज्म से मिलने वाले दिमागी या संज्ञानात्मक फायदों का खत्म हो जाना। कई शोधों से यह साबित हो चुका है कि एक से ज्यादा भाषाओं को सीखना और उनका इस्तेमाल करना हमारे दिमाग के लिए एक बेहतरीन कसरत है। द्विभाषी लोग, बाइलिंगुअल्स, आमतौर पर मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करना में बेहतर होते हैं। उनका अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी भी ज्यादा विकसित होती है। वे बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अनावश्यक जानकारी को आसानी से छान सकते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग कई भाषाएं बोलते हैं उनमें बुढ़ापे की कमजोरी जैसे अल्जाइमर्स के लक्षण औसतन 4 से 5 साल देर से दिखाई देते हैं। अगर दुनिया एक भाषी हो गई तो मानव जाति इस शक्तिशाली और प्राकृतिक ब्रेन फिटनेस से वंचित हो जाएगी। इससे हमारी सामूहिक बुद्धिमत्ता, कलेक्टिव इंटेलिजेंस पर लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। 17वां फायदा है एक एकीकृत वैश्विक श्रम बाजार का निर्माण। आज वियतनाम का एक प्रतिभाशाली प्रोग्रामर हो या अर्जेंटीना का कोई जीनियस डिजाइनर, अक्सर वे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अपने सपनों की नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि उनकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ कमजोर होती है। मगर एक एकीकृत भाषा की दुनिया में नौकरी देने का एकमात्र मापदंड, क्राइटेरिया,
पेशेवर कौशल होगा। इससे वास्तव में एक वैश्विक और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। कंपनियां दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों, स्पेशलिस्ट्स को काम पर रख सकेंगी और कर्मचारी गृह पर किसी भी नियोक्ता एम्प्लॉयर के प्रस्तावों में से चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह परिवर्तन श्रम उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करेगा, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाएगा और अंततः यह सभी के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। लेकिन इस खुली दुनिया की अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं। 18वां नुकसान है प्राकृतिक कोड्स, नेचुरल साइफर्स का खत्म हो जाना। युद्धों के इतिहास में गोपनीय जानकारी भेजने के लिए अक्सर दुर्लभ भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में इस्तेमाल किए गए नवाहो कोड टॉकर्स, नावादो कोड टॉकर्स। उनकी भाषा इतनी जटिल और अनूठी थी कि जापानी क्रिप्टोग्राफर्स यानी कोड तोड़ने वाले इसे कभी भेद नहीं पाए। इस रणनीति से हजारों सैनिकों की जान बचाई गई थी। अगर दुनिया में केवल एक ही भाषा होगी तो हमें ऐसी सुविधा नहीं मिल पाएगी। बेशक गणितीय मैथमेटिकल एन्क्रिप्शन तो रहेगा, लेकिन हम संचार की सुरक्षा का यह अनूठा, पूर्णतः विश्वसनीय और अभेद तरीका खो देंगे जो हमें मानव संस्कृतियों की विविधता से मिला है। इससे सैन्य और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान और अधिक कमजोर हो जाएगा। 19वां लाभ या पहलू यह है कि यह उपयोगकर्ताओं के लिए तकनीक को बहुत ज्यादा आसान बना देगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप कोई गैजेट खरीदते हैं और उसका इंटरफेस या निर्देश किसी ऐसी भाषा में होते हैं जिसे आप नहीं जानते? या फिर जब आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं और उसमें आपकी जरूरत की भाषा का विकल्प सपोर्ट उपलब्ध नहीं होता? एक साझा भाषा की दुनिया में यह सब अतीत की बात बन जाएगी। दुनिया के किसी भी कोने में बना कोई भी उपकरण, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट अपने आप ही सभी को समझ में आ जाएगी। इससे तकनीक और भी ज्यादा सुलभ हो जाएगी, खासकर बुजुर्गों के लिए या उन क्षेत्रों के निवासियों के लिए जहां अभी भी अच्छी लोकलाइजेशन यानी स्थानीय भाषा में उपलब्धता की कमी है। भाषा से जुड़ी डिजिटल असमानता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तकनीकी प्रगति के फायदों का उपयोग करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बावजूद दुनिया कम खूबसूरत हो जाएगी। भाषाओं का यह क्षरण एक भारी सौंदर्य हानि है। हर भाषा का अपना एक अनूठा संगीत, अपनी लय और अपनी आवाज होती है। इतालवी की मधुरता, फ्रांसीसी का गायन जैसा प्रवाह, जर्मन की स्पष्टता और अरबी की कंठ ध्वनियां ही ये सब मिलकर हमारे ग्रह का एक अद्वितीय ध्वनि परिदृश्य बनाते हैं। यह विविधता कवियों और संगीतकारों को प्रेरित करती है। लेकिन अगर दुनिया में केवल एक ही भाषा होगी तो हम अपने चारों ओर बस एक ही धुन सुनेंगे। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे संगीत में केवल एक ही वाद्य यंत्र रह जाए या चित्रकला में सिर्फ एक ही रंग। दुनिया ध्वनिक, अकॉस्टिक रूप से नीरस और उबाऊ हो जाएगी। हम सौंदर्य सुख के एक ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत से वंचित हो जाएंगे जिसे हम अभी बिना सोचे समझे सहजता से प्राप्त मानकर चलते हैं। इस विचार का 21वां फायदा वैश्विक एकजुटता को संभावित रूप से मजबूत करना है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हम अवचेतन रूप से उन लोगों पर अधिक भरोसा करते हैं जो हमसे हमारी ही भाषा में और बिना किसी लहजे के बात करते हैं। हम उन्हें फौरन अपनों की तरह मानने लगते हैं। एक साझा भाषा हमें इस कबीलाई सोच से उबरने में मदद कर सकती है और हमें एक ही प्रजाति मानवता के रूप में पहचानने में सहायता कर सकती है। जब किसी दूर देश में कोई आपदा आती है तो पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हम उनकी कहानियों अनुवाद की बाधा के बिना अपनी ही भाषा में सुनेंगे। यह बदलाव जेनोफोबिया, नस्लवाद और उग्र राष्ट्रवाद की भावना में कमी ला सकता है। संभव है कि हम अंततः एक बड़े परिवार की तरह मिलकर वैश्विक समस्याओं को हल करना शुरू कर दें, मगर हमें इतना भोला नहीं बनना चाहिए। इसका 22वां नुकसान है सामाजिक स्तरीकरण या विभाजन के नए रूपों का जन्म। भाषाई बाधाएं तो मिट जाएंगी, लेकिन उनकी जगह क्षेत्रीय बोलियां और शैलीगत अंतर ले लेंगे।
अनिवार्य रूप से भाषा का एक सही राजधानी का अभिजात्य संस्करण उभर कर आएगा, जो मीडिया, सरकार और बड़े व्यापार की भाषा होगी। और इसके विपरीत गलत माने जाने वाले क्षेत्रीय बोलियां और बोलचाल के साधारण रूप मौजूद रहेंगे। लोगों को अब उनकी राष्ट्रीयता से नहीं, बल्कि इस बात से आंका जाएगा कि वे कितनी शुद्धता और व्याकरणिक सटीकता से बोलते हैं। यह सामाजिक दर्जे का एक नया मापदंड बन जाएगा। भाषा स्नोबिज्म, अहंकार जन्म लेगा। लोगों को एकजुट करने के बजाय यह एकल भाषा उनके बीच नई, अधिक सूक्ष्म लेकिन उतनी ही कठोर दीवारें खड़ी कर सकती है। तेईसवां फायदा वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना बेहद आसान हो जाएगा। अभी अगर आप कोई अंतर्राष्ट्रीय डील करते हैं तो यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें महंगे वकील और अनुवादक लगते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि अलग-अलग भाषाओं के कॉन्ट्रैक्ट में हर शब्द और हर अक्षर पूरी तरह सही हो। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह की दोहरी व्याख्या, डबल इंटरप्रिटेशन से बचा जा सके। लेकिन एक ही भाषा की दुनिया में यह सब इतिहास बन जाएगा। बातचीत हो, मार्केटिंग, कानूनी सहायता या लॉजिस्टिक्स, ये सभी प्रक्रियाएं कई गुना तेज, सस्ती और ज्यादा विश्वसनीय हो जाएंगी। पुर्तगाल की एक छोटी सी कंपनी भी कोरिया के किसी बड़ी औद्योगिक दिग्गज के साथ आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी। इससे सचमुच एक स्वतंत्र और बेहद कुशल वैश्विक बाजार तैयार होगा। मगर कला को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? इसका सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यह है कि यह महान काव्य और नाट्य कला की मृत्यु होगी। शेक्सपियर, पुश्किन, दांते और गोएथे की रचनाएं केवल कहानियां हो नहीं हैं। उनकी प्रतिभा यहां छिपी है कि वे अपनी मातृभाषा के संपूर्ण वैभव, उसके हर सामर्थ्य, लय, छंद, अनुप्रास और अलंकारों का किस प्रकार उपयोग करते हैं। कविता को बिना किसी क्षति के अक्षुण्ण रूप से अनुदित करना लगभग असंभव है। एक इकाई भाषा की दुनिया में ये कालजयी कृतियां एक प्रकार के निर्जीव ढांचों में बदल जाएंगी। हम उनका सारांश तो पढ़ सकेंगे, मगर उनकी वास्तविक जादूगरी और सौंदर्य को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। वे अतीत के ऐसे पुरातत्व बन जाएंगे जैसे प्राचीन चित्रलिपि, जिनका अर्थ केवल मुट्ठी भर विशेषज्ञों को ही समझ में आता है। यह विश्व संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। 25वां फायदा यह है कि एक समान वैश्विक मानक लागू किए जाएंगे। यह मानक तकनीकी नियमों, चिकित्सा प्रोटोकॉल, कानूनी मानदंडों और यहां तक कि सड़क यातायात के नियमों तक हर जगह लागू होंगे। वर्तमान में भाषाई अंतर और अनुवाद की गलतियों की वजह से अक्सर बड़ी उलझन पैदा हो जाती है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये परिणाम महंगे उपकरणों के खराब होने से लेकर डॉक्टरों की गंभीर गलतियों तक जा सकते हैं। एक एकीकृत भाषा सभी के लिए एक ऐसी मानकीकरण प्रणाली बनाएगी जो सार्वभौमिक और समझने में आसान हो। इससे हमारी दुनिया ज्यादा सुरक्षित, अनुमानित और सुव्यवस्थित हो जाएगी। उदाहरण के लिए, किसी भी एयरलाइन का पायलट दुनिया के किसी भी हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के निर्देशों को बिना किसी परेशानी के समझ सकेगा। इससे निश्चित रूप से उड़ान सुरक्षा में बहुत ज्यादा सुधार होगा, लेकिन यह चीज इतिहासकारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। इसे हम 26वां नकारात्मक पहलू कह सकते हैं। अतीत को समझना बेहद जटिल हो जाएगा। किसी भी दूसरे युग के लोगों को समझने के लिए इतिहासकारों को उन दस्तावेजों को मूल रूप से उसी भाषा में पढ़ना जरूरी है जिसमें वे लिखे गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि भाषा उस समय की मानसिकता और सोच के तरीके को दर्शाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई एक ही भाषा बोलता है, प्राचीन भाषाएं और भी ज्यादा दूर और पराई लगने लगेंगी। मूल भाषा में सिसेरो को पढ़कर प्राचीन रोम के माहौल में उतरना या मध्यकालीन जापान को उसकी कविता के जरिए समझना कुछ गिने चुने लोगों का ही काम रह जाएगा। हम अपने अतीत के साथ उस गहरे सहज जुड़ाव को खोने का जोखिम उठा रहे हैं। फिर अतीत एक जीवंत इतिहास के बजाय केवल सूखे तथ्यों का एक संग्रह बनकर रह जाएगा। 27वां प्लस वैश्विक समस्याओं का सामूहिक हल निकालने का एक बेहतरीन अवसर है। जरा सोचिए, जलवायु परिवर्तन,
संसाधनों के क्षरण और महासागरों के अन्वेषण जैसी बड़ी चुनौतियों पर इनके समाधान के लिए पूरी मानव जाति के संगठित प्रयासों की जरूरत है। आजकल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और शिखर बैठकें अनुवाद की कठिनाइयों और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण अक्सर बधिर संवाद में बदल जाती है। लेकिन एक एकीकृत भाषा की दुनिया में सभी महाद्वीपों के वैज्ञानिक, इंजीनियर, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता एक ही मेज पर बैठकर सीधे बात कर सकेंगे। इससे साझा रणनीति बहुत तेजी से बनाई जा सकेगी और उन प्रभावी फैसलों को लेना संभव होगा जिन पर हमारी प्रजाति का अस्तित्व निर्भर करता है। मगर कई लोगों के लिए यह एक व्यक्तिगत त्रासदी से कम नहीं होगा। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। मातृभाषा महज एक कौशल नहीं है, यह हमारी पहचान का अभिन्न हिस्सा है। यह हमारी माँ की आवाज है। ये वो पहले शब्द हैं जो हमने बोले थे। यह वह जमीन है जिस पर हम सोचते हैं, सपने देखते हैं और प्रार्थना करते हैं। किसी सार्वभौमिक मानक के पक्ष में अपनी मातृभाषा का जबरदस्ती त्याग लाखों लोगों द्वारा अपनी जड़ों, अपने परिवार और अपने समाज के साथ विश्वासघात माना जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर अवसाद, डिप्रेशन, पहचान का गंभीर संकट और गहरे नुकसान का एहसास हो सकता है। जिस व्यक्ति से उसकी मातृभाषा छीन ली जाती है, असल में उसकी आत्मा का एक हिस्सा उससे अलग कर दिया जाता है। 29वीं सबसे बड़ी बात यह है कि भाषाई भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज लोगों को उनके उच्चारण या लहजे के आधार पर आंका जाता है। इस लहजे के कारण नौकरी से मना किया जा सकता है, उनका मजाक उड़ाया जा सकता है या उन्हें हीन भावना से देखा जा सकता है। ये फौरन किसी भी व्यक्ति को बाहरी का ठप्पा लगा देता है। ऐसे संसार में जहां सब जन्म से एक ही भाषा बोलते हों, ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। हर किसी के पास अपनी क्षेत्रीय बोली होगी, लेकिन सही और गलत भाषा का कोई भेद नहीं होगा। लोगों का मूल्यांकन उनके शब्दों और कर्मों के आधार पर किया जाएगा, न कि इस आधार पर कि वे ध्वनियों का उच्चारण कैसे करते हैं। इससे हमारा समाज अधिक न्यायपूर्ण और सहनशील बनेगा। लेकिन ठहराव का एक बड़ा खतरा है। मुख्य नकारात्मक पहलू यह है कि भाषा का विकास धीमा पड़ जाता है। भाषाएं लगातार बदलती और विकसित होती रहती है और इस विकास का मुख्य स्रोत दूसरी भाषाओं के साथ संपर्क है। भाषाओं के बीच शब्दों, व्याकरणिक संरचनाओं और विचारों का आदान प्रदान होता है। इसी से भाषा अधिक समृद्ध और लचीली बनती है। एक अकेली वैश्विक भाषा जिसके पड़ोसी नहीं होंगे, वह जड़ और कठोर हो जाने के खतरे में रहेगी। बाहरी प्रेरणाओं के अभाव में उसका विकास काफी धीमा पड़ जाएगा। समय के साथ वे कम प्रभावशाली हो सकती है और नई वास्तविकताओं, नई तकनीकों और सामाजिक घटनाओं के साथ तालमेल बिठाने में पिछड़ सकती है। ये एक ऐसे अलग थलग पारिस्थितिकी तंत्र जैसा है जो समय के साथ अपनी विविधता खो देता है। 31वां लाभ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रक्रिया सरल हो जाएगी। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) जैसी संस्थाओं को भाषाई बाधाओं के कारण भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी न्यायिक कार्यवाहियां हों जिनमें दर्जनों विभिन्न देशों के न्यायाधीश, अभियोजक, वकील और गवाह शामिल होते हैं, अनुवाद के लिए अथाह प्रयास की मांग करती है। इससे प्रक्रिया धीमी हो जाती है और न्यायिक त्रुटियों का खतरा भी पैदा होता है। एक समान भाषा होने पर युद्ध अपराधियों या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के खिलाफ न्याय कहीं ज्यादा तेज, कुशल और न्याय संगत बन जाएगा। कानून बिना सीमाओं के और अनुवाद पर समय बर्बाद किए बिना अपना काम कर सकेगा। इसके साथ ही हम कथा की विविध परंपराओं को खोने का जोखिम उठाते हैं। भाषा की संरचना इस बात को प्रभावित करती है कि हम अपनी कहानियां किस तरह गढ़ते हैं। कुछ भाषाएं सीधी बात करने को प्राथमिकता देती है, जबकि कुछ अन्य संकेत और रूपक इस्तेमाल करती है। कहीं संक्षेप को महत्व दिया जाता है, तो कहीं अलंकृत और जटिल वाक्यों को। इन अंतरों ने दुनिया भर में अनूठी साहित्यिक और लोक कथा परंपराओं को जन्म दिया है। एक एकीकृत भाषा शायद कहानी कहने के एक ही
सबसे प्रभावी मॉडल के प्रभुत्व का कारण बनेगी। हम कहानियां हो सुनाने के अन्य तरीकों को खोने का जोखिम उठाएंगे और इसके साथ ही दुनिया तथा खुद को समझने के अन्य दृष्टिकोणों को भी खो देंगे। अंतर्राष्ट्रीय रचनात्मक सहयोग अपने चरम पर होगा और यही 33वां सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है। कल्पना कीजिए एक ऐसी फिल्म सेट की जहां मैक्सिको का निर्देशक, स्वीडन का सिनेमेटोग्राफर, नाइजीरिया का अभिनेता और जापान का संगीतकार साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे की बात बस एक इशारे में समझ जाते हैं। या फिर एक ऐसा म्यूजिकल बैंड जिसमें 5 अलग-अलग महाद्वीपों के कलाकार शामिल हों। एक साझा भाषा सामूहिक रचनात्मकता की राह में आने वाली हर बाधा को पूरी तरह खत्म कर देगी। इससे कला, संगीत, सिनेमा और रंगमंच में पूरी तरह से नई हाइब्रिड शैलियों, जॉनर्स का जन्म होगा, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों की बेहतरीन विशेषताएं समाई होंगी। यह अभूतपूर्व रचनात्मक प्रयोगों और सहयोग कोलैबोरेशंस का युग होगा, कोलैबोरेशन। लेकिन इसके साथ ही एक आम सी लगने वाली पर बेहद जटिल समस्या सामने आएगी। 34वीं बड़ी चुनौती, नामों और नामकरण में अफरा-तफरी। उन लाखों व्यक्तिगत नामों का क्या होगा जो अलग-अलग भाषाओं में मौजूद हैं? नई भाषा में जुआन, स्वेतलाना या वेई जैसे नाम कैसे उच्चारित किए जाएंगे? और भौगोलिक नामों का क्या? हम पेरिस, मॉस्को और ब्यूनोस आयर्स को कैसे ढालेंगे? अगर हम इन्हें एक रूप देने की कोशिश करते हैं, तो इससे उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से नाता टूट जाएगा। और अगर इन्हें ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए, तो यह नई भाषा में विदेशी तत्व बन जाएंगे, जिनका उच्चारण मुश्किल होगा। भले ही यह एक छोटी सी बात लगती हो, पर असल में यह हमारी विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे खो देना बहुत आसान होगा। 35वां फायदा है एक एकीकृत यूनिफाइड विश्व साहित्य का जन्म। आज हम विदेशी लेखकों को अनुवाद में पढ़ते हैं और भले ही वह अनुवाद कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह हमेशा केवल एक व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ही रह जाता है। लेकिन एकल भाषा की दुनिया में दुनिया के किसी भी कोने का लेखक 8 अरब लोगों तक सीधे अपनी बात पहुंचा पाएगा। इससे एक ऐसी वैश्विक साहित्यिक प्रक्रिया शुरू होगी जहां विचार और कहानियां बिना किसी बिचौलिए के आजादी से घूम पाएंगी। हम अफ्रीकी उपन्यास, स्कैंडिनेवियाई जासूसी कहानियां और लैटिन अमेरिकी जादुई यथार्थवाद, मैजिकल रियलिज्म, ये सब कुछ मूल रूप में पढ़ सकेंगे। यह हमारे पाठक अनुभव को अविश्वसनीय रूप से समृद्ध करेगा और सही मायनों में विश्व साहित्य का निर्माण करेगा। हालांकि यह साहित्य ऐसा होगा जिसकी कोई जड़ें नहीं होंगी। लोक साहित्य का विनाश इसका सबसे बड़ा नुकसान है। लोक कथाएं, वीर गाथाएं, मिथक, किंवदंतियां, कहावतें और मुहावरे, ये सब लोक बुद्धि और संस्कृति का निचोड़ है। इनका उस भाषा से एक अटूट संबंध है जिसमें इनका जन्म हुआ है। इनका हास्य, इनकी काव्यात्मकता और इनका गहरा मर्म अक्सर अनुवाद में खो जाता है। वाहक भाषाओं के लुप्त हो जाने के साथ मौखिक लोक साहित्य का यह विशाल भंडार बस समाप्त हो जाएगा। हम कहानियों के केवल सूखे कथानकों को बचा पाएंगे, लेकिन उनकी जीवंत आत्मा को खो देंगे। तब मानवता की स्थिति उस व्यक्ति जैसी हो जाएगी जिसने अपने बचपन की याददाश्त खो दी हो। तीसरे 37वें फायदे का संबंध सीधे सैन्य क्षेत्र से है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन में समन्वय को आसान बनाना है। आधुनिक संघर्षों और शांति अभियानों में अक्सर अलग-अलग देशों की सेनाएं एक साथ काम करती हैं, लेकिन विभिन्न सेनाओं के सैनिकों और अधिकारियों के बीच भाषा की बाधा, लैंग्वेज बैरियर, एक गंभीर समस्या है। यह बाधा अक्सर फ्रेंडली फायर जैसी दुखद और विनाशकारी गलतियों का कारण बन सकती है। दुनिया की सभी सेनाओं के लिए एक ही भाषा होने से संयुक्त अभियानों की दक्षता, एफिशिएंसी और सुरक्षा में काफी वृद्धि होगी। इससे आदेशों को स्पष्ट रूप से समझा जाएगा और उनका पालन तेजी से होगा। यह लड़ाकू परिस्थितियों में अनमोल साबित हो सकता है और कई जीवन बचा सकता है। लेकिन इस एकता का एक दूसरा
यानी काला पहलू भी है। इसका 38वां नुकसान यह है, सूचना हमलों, इंफॉर्मेशन अटैक्स के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी। कल्पना कीजिए कि साइबर अपराधियों या प्रचारकों ने एक वायरल विचार, एक फिशिंग संदेश या कोई फेक न्यूज बनाई। एक ही भाषा की दुनिया में यह हथियार सार्वभौमिक, यूनिवर्सल होगा। इसे कुछ ही घंटों में पूरे ग्रह पर फैलाया जा सकता है और यह हर देश के लोगों पर समान रूप से असरदार होगा। फिलहाल भाषाई विविधता एक तरह के फायरवॉल फायरवॉल का काम करती है, जो खतरनाक जानकारी के फैलने की गति को धीमा कर देती है। एक भाषी दुनिया में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं बचेगी। एक सफल सूचना हमला वैश्विक घबराहट या अराजकता, केओस पैदा करने में सक्षम होगा। 31वां+, वैश्विक ऑनलाइन समुदायों के उत्कर्ष का समय होगा। समान रुचियों से जुड़े लोग, चाहे वे कंप्यूटर गेम्स के दीवाने हों, दुर्लभ पौधे उगाते हों, खगोल विज्ञान में रुचि रखते हों या इतिहास को फिर से जीवंत करते हों, बिना किसी सीमा के संवाद कर पाएंगे। फोरम, चैट और सोशल मीडिया सही मायनों में वैश्विक हो जाएंगे। आप अपने पसंदीदा सीरियल के नए एपिसोड पर न्यूजीलैंड, ब्राजील और मिस्र के फैंस के साथ एक ही चैट में बात कर पाएंगे। इससे लोगों के बीच भौगोलिक या राष्ट्रीय सीमाओं के बजाय उनकी सच्ची रुचियों के आधार पर गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होंगे। आभासी दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड, पहले से कहीं ज्यादा जीवंत और रोमांचक हो जाएगी, मगर इसका सीधा असर होगा जानकारी के पूर्ण एकाधिकार यानी टोटल मोनोपोली पर। अगर दुनिया का सारा कंटेंट यानी खबरें, फिल्में, किताबें और ब्लॉग केवल एक ही भाषा में रचा जाएगा, तो उसे नियंत्रित करना बेहद सरल हो जाएगा। चंद बड़ी मीडिया कॉरपोरेशंस या सरकारें यह तय करेंगी कि दुनिया के 8 अरब लोग क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे और किस विषय पर बात करेंगे। वैकल्पिक विचारों और स्वतंत्र मीडिया के लिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाना नामुमकिन सा हो जाएगा। फिलहाल, अगर किसी एक देश में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है, तो हम दूसरी भाषाओं के स्रोतों से सच्चाई पता कर लेते हैं। मगर जब भाषा एक होगी, तब यह विकल्प हमारे पास नहीं रहेगा। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक सीधा खतरा है। 41+ से इतिहास पढ़ना सबके लिए आसान हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि हम्मुराबी संहिता से लेकर एन फ्रैंक की डायरी तक सभी महान ऐतिहासिक दस्तावेजों का अनुवाद एक ऐसी भाषा में हो चुका है जो हर कोई समझ सके, और वे सब ऑनलाइन उपलब्ध हों। कोई भी स्कूली छात्र या बस इतिहास में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति अब पुरानी और लुप्त हो चुकी भाषाओं को सीखने में सालों बर्बाद किए बिना सीधे मूल स्रोतों से जुड़ सकेगा। यह इतिहास को और अधिक सुलभ, जीवंत और बोधगम्य बना देगा। शायद यह हमें अतीत की गलतियों से बेहतर तरीके से सीखने में मदद करे, ताकि हम भविष्य में उन्हें दोहराए नहीं। इतिहास केवल कुछ खास लोगों की विशेषज्ञता न रहकर सही मायनों में सार्वजनिक ज्ञान बन जाएगा। लेकिन बदलाव की यह पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक भयंकर विपदा होगी। एकल भाषा को लागू करना एक दिन का काम नहीं है। इसमें दशकों, यहां तक कि एक सदी भी लग सकती है। और इस पूरे समय के दौरान एक खोई हुई पीढ़ी अस्तित्व में रहेगी। बुजुर्ग लोग जो नई भाषा कभी नहीं सीख पाएंगे, वे पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएंगे। वे इतने अकेले होंगे कि अपने ही पोते पोतियों से भी संवाद नहीं कर पाएंगे। वहीं जो बच्चे केवल नई भाषा बोलेंगे, वे अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत से पूरी तरह कट जाएंगे। इसका परिणाम पीढ़ियों के बीच संबंध टूटने, अनगिनत पारिवारिक नाटकों और लाखों लोगों में गहरे अकेलेपन की भावना के रूप में सामने आएगा। भविष्य की एकता के लिए चुकाई जाने वाली यह कीमत शायद बहुत अधिक हो सकती है। 43वां बड़ा फायदा यह है कि इससे विश्व राजनीति में पारदर्शिता बढ़ेगी। आज जब हम संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व नेताओं के भाषण सुनते हैं, तो वे अनुवाद की एक परत से गुजरकर हम तक पहुंचते हैं। अनुवादक अनजाने में या जानबूझकर कहे गए शब्दों के अर्थ को नरम कर सकता है या उसे पूरी तरह बिगाड़ सकता है।
एक ही भाषा की दुनिया में ग्रह का हर नागरिक बिना किसी बिचौलिए के सीधे नेताओं के भाषण उनके मूल रूप में सुन पाएगा। इससे उनके शब्दों के प्रति उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। झूठ और लोकलुभावनवाद, डेमोगोजी अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। नागरिक अपने नेताओं पर बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे, जिससे वैश्विक राजनीति अधिक ईमानदार और लोकतांत्रिक बनेगी। कला के बारे में एक और पहलू। यह 44वीं 44th बड़ी कमी है, हमारी मौजूदा सांस्कृतिक विरासत का अवमूल्यन। सवाल यह है कि उन विशाल पुस्तकालयों, फिल्म संग्रहों और नाटकीय अभिलेखागारों, थिएट्रिकल आर्काइव्स का क्या होगा, जो विलुप्त हो रही भाषाओं में है? हाँ, उनका अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, यह महज एक फीकी नकल होगी। सर्वांतस का डॉन क्विक्सोट, टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस, फेलिनी की फिल्में और एडिथ पियाफ के गाने, ये सब अपनी ज्यादातर जादू मायने खो देंगे। वे मृत भाषाओं के संग्रहालय में रखे गए प्रदर्शनी के टुकड़ों में बदल जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां इनके बारे में जानेंगी तो जरूर, लेकिन इन्हें सही मायने में महसूस नहीं कर पाएंगी और न ही इन्हें दिल से अपना पाएंगी। इस तरह मानव आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा वास्तव में हमेशा के लिए खो जाएगा। 45वां फायदा, भले ही वैश्विक रूप से उतना बड़ा ना हो, लेकिन बहुत सुकून देने वाला है। अब निर्देशिकाओं, इंस्ट्रक्शंस और दस्तावेजीकरण से जुड़ी कोई भी उलझन नहीं रहेगी। आपने कितनी बार मशीन ट्रांसलेटर द्वारा अनुवादित गाइड की मदद से फर्नीचर जोड़ने की कोशिश की है, या फिर यह समझने की कोशिश की है कि नया घरेलू उपकरण, होम अप्लायंस कैसे काम करेगा? एकल भाषा की दुनिया में दुनिया के किसी भी कोने में बने किसी भी सामान की निर्देशिका एकदम साफ और समझने योग्य भाषा में लिखी होगी। इससे हमारा ढेर सारा समय और तनाव बचेगा और ये कई घरेलू खराबी और चोटों को भी रोकेगा। यानी साधारण चीजें भी अब सचमुच में साधारण हो जाएंगी। लेकिन इस सादगी के पीछे एक गंभीर पर्यावरणीय, या जिसे आप कहें, समस्या छिपी है। यह 46वां नकारात्मक पहलू है, भाषाई जैव विविधता, लिंग्विस्टिक बायोडाइवर्सिटी का नुकसान। भाषाओं के इस नुकसान की तुलना उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई से की जा सकती है। जैसे जैसे हर एक पौधा या जानवर विलुप्त होता है, हम एक अद्वितीय आनुवंशिक सामग्री खो देते हैं। ठीक उसी तरह हर विलुप्त होती भाषा विचारों की एक अनूठी संरचना, दुनिया को जानने के एक अनूठे तरीके को खो देने के बराबर है। भाषाई विविधता का संरक्षण मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जैव विविधता का संरक्षण हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए। इसे नष्ट करके हम अपनी सामूहिक नोस्फियर यानी बुद्धि और चेतना के क्षेत्र को कहीं अधिक गरीब और असुरक्षित बना देंगे। 47वां 47 फायदा आईटी पेशेवरों द्वारा खूब सराहा जाएगा। यह है सॉफ्टवेयर विकास को सरल बनाना। हाँ, प्रोग्रामिंग भाषाएं अपने आप में सार्वभौमिक, यूनिवर्सल हैं और अंग्रेजी पर आधारित हैं, लेकिन इससे जुड़ी पूरी डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग सामग्री और वे फोरम जहां डेवलपर्स समस्याओं का हल ढूंढते हैं, वे दर्जनों अलग अलग भाषाओं में मौजूद हैं। ये गैर अंग्रेजी भाषी देशों के प्रोग्रामर्स के लिए मुश्किलें पैदा करता है। एक सामान्य संचार भाषा इन सभी संसाधनों को सबके लिए सुलभ बना देगी। इससे सीखने की प्रक्रिया तेज होगी, अनुभव साझा करने में आसानी होगी और जटिल परियोजनाओं पर मिलकर काम करना संभव हो पाएगा। वैश्विक आईटी समुदाय और भी ज्यादा एकजुट और कुशल बनेगा, मगर हम अगर एकजुट हो भी जाते हैं तो यह एकता ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। भाषा तो फिर भी बदलने और बंटने लगेगी, क्योंकि भाषा एक जीवित प्राणी की तरह होती है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जहां भिन्न मौसम, संस्कृति और इतिहास है, एक ही भाषा में निश्चित रूप से कुछ खास विशेषताएं आने लगेंगी। अपने स्लैंग, अपनी उपभाषाएं और अपने लहजे पैदा होंगे। शुरुआत में ये अंतर बहुत छोटे होंगे, लेकिन जब सदियां बीत जाएंगी तो ये उपभाषाएं इतनी अलग हो सकती है कि इनके बोलने वाले आपस में एक दूसरे को समझना बंद कर देंगे और इंसानियत वापस वहीं लौट जाएगी
जहां से उसने शुरुआत की थी, यानी ढेरों अलग अलग भाषाओं की ओर। बेबल के मीनार का यही चक्र फिर से दोहराया जाएगा। और 49वां, जो कि आखिरी है, वो नुकसान है जो एक बहुत ही व्यक्तिगत बात से जुड़ा है, गोपनीयता और रहस्य के लिए जगह का खत्म हो जाना। भाषा सिर्फ एक जरिया नहीं है जिससे सब कुछ समझा जा सके, बल्कि यह अपनी एक निजी और बंद दुनिया बनाने का भी माध्यम है। यह आपके घर परिवार की अपनी बोली या जुबान हो सकती है, जो केवल आपके अपनों को ही समझ आती हो। यह प्रेमियों की गोपनीय भाषा हो सकती है, या फिर यह पेशेवर शब्दावली, प्रोफेशनल स्लैंग हो सकती है, जो विशेषज्ञ को आम लोगों से अलग करती है। यह अपने एक खास समूह के साथ जुड़ाव, बिलोंगिंगनेस का एहसास कराती है। इस पूरी तरह से पारदर्शी दुनिया में यह आत्मीयता, यह अपने सीक्रेट गार्डन यानी गोपनीय उद्यान को रखने का मौका खत्म हो सकता है। सब कुछ आम, सार्वजनिक और खुला हो जाएगा। और इंसान को कभी कभी न समझा जाना जरूरी होता है। और यह है अंतिम 50वां बिंदु, जो सभी महत्वपूर्ण बातों का सार प्रस्तुत करता है। यह वह मुख्य लाभ है जो बाकी सभी सकारात्मक पहलुओं को एक साथ जोड़ता है, वास्तविक और सच्चे वैश्विक एकता की क्षमता। यदि हम सभी चुनौतियों और खतरों को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, तो एक एकीकृत भाषा एक नई सार्वभौमिक सभ्यता की आधारशिला बन सकती है। एक ऐसी सभ्यता जहां गलतफहमी की वजह से युद्ध समाप्त हो जाएंगे, जहां विज्ञान और कला सभी के लिए साझा विरासत होंगे, और जहां लोग खुद को अलग अलग राष्ट्रों के नहीं, बल्कि पूरे ग्रह पृथ्वी के नागरिक महसूस करेंगे। यह अनेकों दार्शनिकों और मानवतावादियों का एक चिरकाल से रहा सपना है। और यद्यपि इस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग कांटों भरा और दुर्गम है, फिर भी ऐसे भविष्य की मात्र संभावना ही इसके पक्ष में एक शक्तिशाली और उज्जवल तर्क है। तो 50 फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद आखिर में हमारे पास क्या बचता है? एक भाषा वाली दुनिया बेहद असरदार, तकनीकी रूप से उन्नत और शायद ज्यादा सुरक्षित होगी। विज्ञान और व्यापार दोनों एक बहुत बड़ी छलांग लगाते, लेकिन इस असरदारता के लिए हमें एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती। हम हजारों संस्कृतियों, सोचने के अनूठे तरीकों और कला और इतिहास के अथाह भंडारों को खो देते। मानवता एक ऐसे मशीन की तरह बन जाती जो पूरी तरह से काम तो करती, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होती। हो सकता है कि हमारी भाषाई विविधता कोई बाधा न हो, बल्कि एकीकरण और पूर्ण नियंत्रण से बचने का सबसे मजबूत कवच हो। यह एक संतुलनकारी तंत्र है जो हमारी दुनिया को जटिल लेकिन जीवंत और अप्रत्याशित बनाए रखता है। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, यह वह घर है जहां हमारी आत्मा बसती है। और एक संदिग्ध यूटोपिया के लिए अरबों लोगों को इस घर से बेदखल कर देना शायद सही विचार नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे नए विचार प्रयोग मिस न करें। और हाँ, लाइक बटन जरूर दबाएं। और कमेंट्स के लिए मेरा मुख्य सवाल ये है, आपके अनुसार अगर कल हम एक ही भाषा वाली दुनिया में जागते हैं, तो सबसे पहले हम क्या खोएंगे या क्या पाएंगे? मैं आपके विचारों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।